हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईजी क्लासेस। दिस इज़ अफर। आज हम लोग इंग्लिश मॉड्यूल का लेक्चर नंबर 14 आपके सामने लाए हैं। और इस लेक्चर नंबर 14 में हम लोग एनालाइज करेंगे आपका जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम 2023 में जो हुआ था उसको। क्लियर। और उसके बेस पे 2024 में क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं एक्सपेक्टेड जो आ सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। तो कल के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दी थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो आज ये पार्ट सेकंड होने वाला है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है जिसमें हमने स्ट्रेटेजी भी बताई है, तो आप उसको भी एक बार अच्छे से देख लेना। क्लियर। चलिए जी। तो ये सिलेबस रहने वाला है, ये मैंने कल डिस्कस कर दिया था अपने लास्ट लेक्चर में। तो ये कुछ क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे यस्टरडे, ये भी हो गए थे, ये क्वेश्चन भी, इनको भी हमने डिस्कस करा था। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 से। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं क्वेश्चन को पढ़ना कैसे है। देखें, कोशिश करें पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से मीनिंग क्लियर करके पढ़ें। इसने कहा ऐसा काम जिसमें कोई डॉक्यूमेंट तैयार करा जाए, लेकिन कौन सा? फॉल्स डॉक्यूमेंट तैयार करा जाए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स? यानी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका कोई रियलिटी में वजूद ना हो, रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस ना हो, फर्जी डॉक्यूमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मुझे बताएं, क्या वहाँ पे फॉल्सहुड होगा, या वहाँ पे फ्यूमिगेशन होगा, ग्रेनिश होगा, या वहाँ पे फ्रॉगरी होगा? व्हाट इज दिस? व्हाट इज अ फ्रॉगरी? व्हाट इज अ ग्रेनिश? व्हाट इज अ फॉल्सहुड? एंड व्हाट इज अ फ्यूमिगेशन? इन सब को हमने अच्छे से आगे एक स्पेसिफिक पेज पे डिस्कस किया हुआ है। क्लियर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर वही जो प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से आपको लगता है कि सर ठीक हो सकता है, यानी फर्जरी, तो वही राइट आंसर होगा। आप लोग इसको ना लाइक फर्जी टाइप का ऐसे कह के प्रोनाउंस करके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। क्लियर। तो हम लोग इसको ऐसे लोकल द लैंग्वेजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिहाज से क्या बोलते हैं? फर्जी डॉक्यूमेंट। लेकिन यहाँ पे फर्जरी 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 ऐसे बोलेंगे हम इसको। 68th क्वेश्चन है कि ब्लैंक रेफर्स टू द लीगल अथॉरिटी और पावर ऑफ कोर्ट टू हियर और डिसाइड। यानी कि ऐसे कोर्ट के पास कौन से पावर होते हैं, और जो भी वो पावर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है जुरिस्डिक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन होता है खुद मुख्तार, यानी आप सोवरेन हो, आपके ऊपर बाहर के किसी एजेंसी का, या आउट ऑफ कंट्री किसी का, या आउट ऑफ स्टेट किसी का दबाव नहीं है। जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, तो इसीलिए बोलेंगे जुडिशरी के साथ जुरिस्डिक्शन है उसके पास। क्लियर। तो कस्टडी क्या होगा? कस्टडी होगा कि हम किसी को अगर कब्जे में ले लेते हैं, स्पेसिफिकली ये पुलिस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जाता है। तो जुविनल क्या होगा? जुविनल होगा जब ऐसा केस जो किसी बच्चे के ऊपर लाया जाए, या कोई ऐसा केस जिसको एक बच्चा प्रेजेंट करे, यानी बच्चे के साथ रिलेट हो, तो जुविनल होगा वो। क्लियर। चलिए जी। उसके बाद असेंबली क्या होता है? असेंबली होता है एक जगह पे लोगों की गैदरिंग होना, लोगों का इकट्ठा होना। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, वो कहता है कि एक फॉल्स स्टेटमेंट कहना ओथ के अंडर, शब्द ग्रहण के अंडर कोई फॉल्स स्टेटमेंट कह देना, हम उसे क्या बोलेंगे? क्या हम उसे क्रिमिनल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। क्या हम उसे बर्डन ऑफ प्रूफ बोलेंगे? नॉट एट ऑल। एफिडेविट तो होगा ही नहीं। तो क्या हो सकता है? पर्जरी। पर्जरी। पर्जरी क्या हो गया कि आप शब्द ग्रहण में कोई झूठ बोल दें, ओके, कोई फॉल्स स्टेटमेंट कह दें, वो हमारे लिए पर्जरी है। क्लियर। चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या है? तो बर्डन ऑफ प्रूफ है अगर आपको किसी, आपका मान लेते हैं आप ए हो और बी के ऊपर आपने कोई केस लगाया है, आप पे और बी पे दोनों पे ये बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आपने केस लगाया, क्या प्रूफ क्या है आपके पास कि इसने कुछ ऐसा इशू क्रिएट करा है? बी के पास है कि वो अपनी बेगुनाही सबूत करेगा। आर यू गेटिंग मी? दैट क्या इश्यूज रहे कि ए झूठ बोल रहा है। ओके। चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लीज़ ब्लैंक योर लेटर डेटेड 12 दिसंबर। ये क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम में स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट जूनियर असिस्टेंट, इसमें तो कई बार देखने को मिल सकता है। क्यों? बिकॉज ये भी एक कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जाता है। ओके ना? अगर आपने जेके एसएसपी का कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखी होगी या कोई एग्जामिनेशन का रिजल्ट देखा होगा, उसमें ये नोटिस, ये ऐसे ना डेट लिखी जाती है कि फ़लाँ डेट को ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करा गया था, या इस रिज़ल्ट के लिए हमने ये नोटिस जारी किया था, या ये एग्ज़ाम जो उस डेट को कंडक्ट हुआ था। इन सारी डेट को रिलेट करने के लिए, आज के इस डॉक्यूमेंट के साथ जोड़ने के लिए हम लोग जाएंगे किसके साथ? तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे आपके रेफरेंस के साथ। बोलेंगे सर अभी तो आपने रिलेट का वर्ड भी यूज़ करा। हाँ किया, लेकिन दोनों को रिलेट करने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को 12 दिसंबर से रिलेट कर रहे हैं, बल्कि जो कुछ 12 दिसंबर वाले दिन उस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है उसको आज हम अपने पास आज की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? मान लेते हैं ये कोई हॉस्पिटल है। ओके, ये छोटा सा हॉस्पिटल है। यहाँ पे अगर कोई पेशेंट है तो इसको हम लोग इस बड़े हॉस्पिटल में भेज देंगे, रेफ़र कर देंगे। कहेंगे भैया कि हमारे पास यहाँ पे इसका इलाज नहीं है। सो वाई वी आर सेंडिंग दैट पेशेंट टू अनदर हॉस्पिटल? बिकॉज वी डोंट हैव अ फाइन we can say solution for that. We don't have any type of authentic solution. तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उस पेशेंट को सेकंड हॉस्पिटल में भेज देंगे, और इस भेजने को भी बोलते हैं रेफर। ओके, चलिए जी, आई होप रेफर हो रिलेट में आपका कन्फ्यूजन खत्म हो गया होगा। उसके बाद है द वुमेन ब्लैंक वर्क्स हियर इज फ्रॉम तमिलनाडु। अब जब किसी चीज़ को, मैंने कहा था ना, मैंने ये प्रोनोन में ये चीज़ें आपको पढ़ाई थी, जब रिलेटिव प्रोनोन में, कि जब आपको किसी चीज़ के साथ रिलेट करना पड़े, तो अगर वो कोई ह्यूमन बीइंग है तो बिना देखे हु के साथ जाओ। ओके, अगर वो कोई चीज़ है या एनिमल है तो बिना देखे विच के साथ जाओ। अगर एनिमल चीज़ इन दोनों को छोड़कर कुछ भी है तो दैट के साथ जाओ। क्लियर? लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से, हु विल बी द एप्रोप्रिएट आंसर। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? नेक्स्ट वन इज एना एंड माइक ब्लैंक गोइंग फास्किंग। ये क्वेश्चन मैं इतना खुश हूँ आप सब पे कि आप लोगों ने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, जो भी डेली मैं कमेंट बॉक्स देखता हूँ कि किसी पुराने वीडियो पे, किसी पुराने लेक्चर पे कोई कमेंट ऐसा जिससे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो वो क्लियर करूं। ओके, आने वाले वीडियोस में। तो यहाँ पे आए दिन स्टूडेंट्स रिप्लाई कर रहे हैं इज और आर का अच्छे से अंडरस्टैंड करके। तो यहाँ पे जब दो लोग हैं, मैंने कहा था ना ये सब्जेक्ट वर्ब का है, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता था। मुझे बताएं, अगर आप कहीं मार्केट जा रहे हैं, ओके, या आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, अगर आप अकेले हैं तो आप कितने लोगों का किराया देंगे? यू विल से सर आई विल पे द फेयर ऑफ ओनली वन पर्सन। बट मैं कहूँ क्या आप दो लोगों का किराया देंगे? आप बोलेंगे सर नहीं। तो यहाँ पे आप अपने आप को रखो आप किराए की जगह, और किराए को रखो आप वर्ब की जगह। यानी सिंगल बंदा होगा तो सिंगल किराया, अगर यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग होंगे तो उस हिसाब से ही किराया देना पड़ेगा। आर यू गेटिंग मी? यानी सिंगुलर बंदा होगा तो सिंगुलर वर्ब, ओके, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। बस इतना सा तो कंसेप्ट था। क्लियर? चलिए, उसके बाद है इट हैज़ बीन स्नोइंग मॉर्निंग। इन सुबह से बर्फ हो रही है। आर यू गेटिंग मी? क्या यहाँ पे फ्रॉम आएगा? मैंने कहा था कि यहाँ जब भी आपको फ्रॉम दिखे तो वहाँ पे कोई चीज़ प्रोनोन या नोन होनी चाहिए। मुझे बताएं, क्या मॉर्निंग कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग टच कर सकते हो? नहीं। तो मॉर्निंग से ये चीज़ नहीं आएगी तो फ्रॉम गलत होगा। पहला रूल। सेकंड रूल ये हो गया कि आपको जब भी किसी पुरानी चीज़ के साथ
रिलेट करना पड़े, यानी ऐसा कोई काम जो लंबे समय से स्टार्ट तो हुआ था लेकिन अभी भी चल रहा है, चल रहा है और चल रहा है, तो हम उसके साथ हमेशा जाएंगे सिंस के लिए। ओके, अगर ये काम अभी चलता 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 यहाँ तक जाके बंद हो गया तो हम लोग बोलेंगे सर ये तो सिर्फ 2 मिनट चला है, तो फॉर 2 मिनट्स। क्लियर? दिस तो यहाँ पे नहीं आएगा, क्या पता कौन सी मॉर्निंग की बात कर रहा है, दिस क्यों आएगा यहाँ पे? क्लियर? 74th क्वेश्चन है, दिस इज इन कन्फर्मिटी, दिस इज इन कन्फर्मिटी ब्लैंक द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट, कुछ लोग इसको गवर्नमेंट पढ़ते हैं, गवर्नमेंट नहीं होता, इट इज गवर्नमेंट। यानी आप ऐसे पढ़ो गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। क्लियर? चलिए जी, तो हम लोग एक चीज़ माइंड में रखेंगे कि जब आपको दो चीज़ों को साथ में जोड़ना पड़े तो आप विद के साथ जाओ, बस सिंपल। अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बताना, तो ये गलत हो जाएगा। फार मैंने अभी कहा टाइम पीरियड, तो ये भी नहीं होगा। अगेंस्ट होता है इस चीज़ के खिलाफ, तो इसके खिलाफ क्यों होगा, यहाँ पे तो कंसेप्ट ही नहीं है वैसा। क्लियर? तो विद इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आई कुड जस्ट ब्लैंक डाउन एंड गो टू स्लीप। अब आई कुड जस्ट लाई डाउन, अब ले का मीनिंग क्या होता है और लाई का मीनिंग क्या होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं। देखो यार, कुड दिखा नहीं और पास्ट की फॉर्म गलत हो जाएगी। अगर कुड होगा यानी कुड तो ऑलरेडी कैन का पास्ट है ना, मैंने आपको ये बताया था। ओके, तो कैन होना चाहिए था यहाँ पे, कुड तो नहीं होना चाहिए था। तो अगर क्वेश्चन में कुड है यानी हम लाए के साथ तो नहीं जाएंगे, तो ये तो लाइट तो गया, गलत हो गया। तो बचा क्या फिर? बच्चा ये लाइट, और बच्चा ये, और बच्चा ये। देखो फाल का भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं निकलेगा, क्योंकि फाल खुद यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाल यहाँ पे गलत हो जाएगा। ओके, चलिए जी, तो फाल यहाँ पे गलत हो गया। अब बचे दो ऑप्शन, एक ले और एक लाए। ले का मीनिंग होता है लेट जाना, आर यू गेटिंग मी? ले का मीनिंग क्या हो गया? लेट जाना। और लाए का मीनिंग क्या हो गया? झूठ बोलना। मुझे बताएं, क्या हम लोग झूठ बोलते हैं फिर सो जाते हैं? ये सेंस ठीक बनेगा, हम लोग थोड़ा सा लेटते हैं फिर सोते हैं, तो लेटने वाला कंसेप्ट ठीक होगा। तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक हम कहेंगे, ये आपके एनालॉगी के कंसेप्ट में आ सकता है आपको। चलो खैर, पढ़ाएंगे अभी उसको भी। ओके, कहता है टू ब्लैंक द टेम्पर इज अ साइन ऑफ वीकनेस। यानी आप अगर गुस्सा हो रहे हैं तो मतलब आप एक कमज़ोर इंसान हैं। क्लियर? तो मतलब आप किसी चीज़ को लूज़ कर रहे हैं। अब आप लोग सोचेंगे सर ए राइट आंसर है, बिल्कुल गलत है, बी राइट आंसर है। आप बोलेंगे सर क्यों? गिव भी तो राइट आंसर होना चाहिए। क्योंकि गिव इसलिए नहीं है कि हम टेम्पर को किसी को देते नहीं हैं। वी डोंट हैव अ टेम्पर इन द फिजिकल फॉर्म लाइक पेन। वी कैन नॉट गिव माई टेम्पर टू यू, माई टेम्पर टू ए बी सी और एक्स वाई जेड। क्लियर? सो यहाँ पे लूज ही राइट आंसर होगा। लेकिन कौन से वाला, ये वाला या ये वाला? देखो, जिसमें सिंगल ओ है तो वो होता है किसी चीज़ को खो जाना। जिसमें डबल ओ है वो होता है अगर आपके पास क्या है कि अगर आप लाइब्रेरी में अभी बैठे हैं तो आपके पास बोतल है। ओके, आपके पास बोतल है, आप पानी पी रहे हैं। बोतल का जो ये ढक्कन है, अगर ये ऐसे खुद ही खुल जा रहा है यानी कि लूज हो चुका है, तो हम लोग लूज का यूज़ वहाँ करेंगे। क्लियर? या हम लोग क्या करते हैं कि शर्ट लेते हैं, तो वो शर्ट हमसे लूज हो जाती है, तो हम लोग बोलेंगे ये शर्ट हमसे लूज हो गई। लेकिन यहाँ पे बात इसने किसकी करी है? तो बात इसने माइंड टेम्पर की करी है, तो यहाँ पे LOST विल बी द राइट आंसर। क्लियर? लॉस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि लॉस्ट भी एक अप्रोप्रिएट फॉर्म नहीं है, ये पास्ट फॉर्म है। नेक्स्ट इज 77th क्वेश्चन है, और यही 4 क्वेश्चन बचे हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो बेटर थी। अब ये भी मैंने आपको पूरा कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्लियर? एडजेक्टिव में कैसे? एडजेक्टिव ऑफ हमने वहाँ पे एक चीज़ पढ़ी थी कि बिट्स दैट वाज योर गुड, बेटर, बेस्ट,
मैंने कहा था जिस भी कंपेरेटिव के साथ ER लगे उसके आगे देन लगेगा, और कौन सा देन लगेगा इसमें अगर कंफ्यूजन हो तो बता दूं, वहाँ पे देन लगेगा आपका THAN वाला देन लगेगा। क्यों? इस देन का मीनिंग होता है तब से लेकर अब तक। इस फॉर का मतलब होता है के लिए, टू बी नहीं होगा तो THAN विल बी द राइट आंसर। क्लियर? ओके। उसके बाद है दे आर गोइंग टू ऑफिस। अब यहाँ पे देयर आएगा या एन आएगा? एक चीज़ बताएं, अगर ऑफिस अकेला होता तो एन आता। अब बोलेंगे सर ऑफिस तो अकेला है, लेकिन ऑफिस अकेला है लेकिन ऑफिस में लोग कितने होंगे, यानी ऑफिस कैन नॉट बी अ सिंगुलर हियर। ओके, तो ये एन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस भी नहीं होगा क्योंकि कुछ तो चाहिए ब्लैंक को भरने के लिए। तो यहाँ पे होगा दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस, यानी वो अपने ऑफिस की ओर जा रहे हैं। THERE का मतलब क्या होगा, यानी वहाँ पे। कहाँ पे हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ पे, यानी वहाँ पे दूर। देयर वाज अ टॉल जिराफ। ओके, कुछ भी कहते हैं, यानी किसी हम पुरानी चीज़ को या किसी दूर की चीज़ को रेफर करेंगे तो देर बोलेंगे, अदरवाइज देयर THEIR विल बी द अप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि ये पोजेशन शो कर रहा है। उसके बाद है शी बिलीव या बिलीव्स या फाइंड या होल्ड्स इन द पावर ऑफ कर्मा। पावर पढ़ो या पावर पढ़ो, दोनों ठीक हैं। क्लियर? तो यहाँ पे फाइंड तो नहीं होगा, हमें पता चल गया सर दो ही ऑप्शन ठीक हैं, या बिलीव या बिलीव्स। अब आप मुझे बताएं क्या अप्रोप्रिएट है, क्या हम लोग बिलीव बोलेंगे या बिलीव्स बोलेंगे? तो आप लोग एकदम से बोलेंगे सर आपने पढ़ाया हुआ है, मतलब सिंगल वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, एक बंदा होगा तो एक ही बंदे का किराया। क्लियर? चलिए, तो बिलीव नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल है और ये एस लगा है साथ में, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, यानी ऐसे वर्ब के साथ एस लगे तो वो सिंगुलर हो जाता है, बस इतना समझ लें। और नॉन के साथ लगेगा तो प्लूरल हो जाएगा। क्लियर? चलिए जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आर्टिकल का है जो कि हमने अभी डिस्कस नहीं करे हैं लेकिन बहुत जल्दी इनको डिस्कस करेंगे। माई सिस्टर वांटेड ब्लैंक डॉग एज ब्लैंक प्रेजेंट फॉर हर बर्थडे। फॉर हर बर्थडे नहीं, बर्थडे। ओके, तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा ए का। क्यों? क्योंकि मेरी सिस्टर, माई सिस्टर वांट अ डॉग, डॉग्स नहीं है तो द होता, तो द अगर नहीं होगा पहला ऑप्शन गया। डॉग है, ऑग नहीं है, यानी आ से नहीं बनता तो एन भी क्या, नन तो होगा नहीं तो ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो जूनियर असिस्टेंट 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए थे। इनसे हमने क्या सीखा? तो इनसे हमने ये सीखा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो मॉडरेट लेवल का होने वाला है। क्लियर? अभी एग्ज़ाम आया नहीं है इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते किस लेवल का होगा, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो इस लेवल का पढ़ना है कि ना ही आप चीज़ों को डीप में ज़्यादा पढ़ो और ना ही आप चीज़ों को ज़्यादा ओपन ऊपर से पढ़ो, यानी मॉडरेट लेवल का पढ़ो, जो आपको JK SSB के लेवल का तो होना ही चाहिए। क्लियर? तो उसके बाद ये कुछ टर्म्स हैं जो इस PYQ के तहत हमें आने वाले एग्जाम में हेल्प कर सकती हैं। प्रोसिक्यूटर क्या होता है? ऐसा वकील जो एक गलत इंसान नहीं कहूँगा, खैर मान लेते हैं ये A है तो इसका कोई केस चल रहा है B के ऊपर, तो B यहाँ पे क्या होगा? B यहाँ पे एक क्रिमिनल होगा। क्रिमिनल ने गलत करा है, ये इसको प्रूव करने के लिए जिसको मैं या A हायर करेगा तो वो होगा प्रोसिक्यूटर। क्लियर? तो ये किसके रिलेटेड होता है? तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के रिलेटेड ये टर्म आती है। उसके बाद है एडवोकेट। एडवोकेट कौन होता है? तो लॉयर। बस सिंपल समझ लो आप, मतलब अब बी की तरफ से बोलेगा नहीं भैया बी तो एक मासूम आदमी है। ओके, जब इसने मासूम बोला तो मतलब ये बी की एडवोकेसी यानी वकालत कर रहा है। ओके, तो इसको डिफेंड कर रहा है लीगली। लिटिगेशन क्या हो गया? तो लिटिगेशन होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ डिस्प्यूट टू द कोर्ट। किसी इश्यू को कोर्ट की ओर लेके जाना तो वो लिटिगेशन है। क्लियर? ओके जी। उसके बाद नेक्स्ट है डिक्री। डिक्री आपने बड़ा वर्ड सुना होगा। डिक्री होता है जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी ज़मीनों की डिक्री हुई है। आर यू गेटिंग मी? नाउ व्हाट इज़ डिक्री? डिक्री होता है भैया हमने कोर्ट से कुछ लिखवा के लाए हुए हैं और वो हमारे लिए एक लीगल ऑर्डर लिखवा के लाए हुए हैं, तो वो हमारे लिए डिक्री है।
अब एग्जीक्यूशन क्या होगा, आपको एग्जीक्यूशन को वर्ड पढ़ते ही आपके माइंड में 3 ऑर्गन आगे होंगे, कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ओके, कानून बनाने वाला, कानून साज, कानून को अप्लाई करने वाला, और कानून गलत है या ठीक है उसको अंडरस्टैंडिंग करने वाला जुडिशरी। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मतलब क्या, मतलब जो कोर्ट ने फैसला दिया उसको आप इन्फोर्स करना या डिक्री की फॉर्म में इन्फोर्स करना। क्लियर, तो इन्फोर्समेंट भी इसके रिलेटेड टर्म हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्यूट। तो अभी मैंने आपको कहा डिस्प्यूट क्या होता है, कोई झगड़ा ए या बी के बीच में। एफआईआर क्या हो गया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो पुलिस तैयार करती है। अगर ए ने जाके बी पे केस करा है तो ए की तरफ से बी पे एफआईआर लगेगी। ग्रेनिश क्या होती है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। देखो, ग्रेनिश समझने से पहले, डेफिनेशन से पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पे ध्यान देना। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है। ए ने कहा कि भैया बी ने मेरा 5,000 रुपया यानी 5,000 रुपीज़ लिए हुए हैं। ओके, जब ये प्रूव हो गया कि वाकई ही ए बेचारा मासूम है, निर्दोष है, और ए बेचारे से पैसे बी ने वाकई ही में लिए हुए हैं, तो बी के किसी थर्ड पर्सन, चाहे वो बी का भाई हो या बी के घर वाले हों, या आप ये समझें कि बी जिस कंपनी में जॉब कर रहा है उस कंपनी का जो हम लोग बोलेंगे मैनेजर है, या कंपनी का जो चेयरमैन है, यानी जो बी को सैलरी दे रहा है, तो उस सैलरी में से पैसे काट लो बी के। आ गई समझ, आई होप समझ आ गई होगी। तो अब थोड़ा बहुत समझ हम लोग डेफिनेशन से भी पढ़ते हैं। ये थर्ड पार्टी यानी वो चेयरमैन साहब जिसके पास पैसे थे, और अब कोर्ट ने कहा कि भैया वो पैसे हमें दो, हम उस पैसों को उठाकर अटैचमेंट की फॉर्म में ए को दें और फैसला करें इनका। क्लियर। उसके बाद है फॉल्सहुड। फॉल्सहुड क्या हो गया, तो फॉल्सहुड हो गया गलत स्टेटमेंट देना जिसका कोई रियलिटी के साथ लेना देना कुछ भी नहीं है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने तो फर्जरी का भी आपने यही कहा था, लेकिन फर्जरी होगा सिर्फ कोर्ट के लिए यूज़, और फॉल्सहुड जो होता है वो आम लैंग्वेज में हमारे लिए डेली लाइफ में यूज़ हो सकता है। क्लियर। और फ्रॉगरी क्या होगा, है आई गया है खुद, तो ऐसा क्राइम जिसमें आप गलत डॉक्यूमेंट तैयार करते हो, ये गलत सिग्नेचर तैयार करते हो। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। फ्यूमिगेशन क्या होगा, तो फ्यूमिगेशन होता है ऐसा प्रोसेस, देखो यार फ्यूमिगेशन ये अलग चीज़ है। फ्यूमिगेशन हो गया कि आपके घर में अगर बहुत सारे इंसेक्ट्स, छोटे छोटे ऐसे कीड़े हो गए हैं, तो आप उन्हें मारने के लिए कोई मेडिसिन लेके आते हैं, तो उसे फ्यूमिगेशन कहते हैं। ऑप्शन में आ गया था, मैंने कहा चलो आपको बता दूं, तो ये इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं। कस्टडी क्या हो गया, पुलिस के हिरासत में हो जाना, कस्टडी। ओके, एक चीज़। दूसरे, आपके साथ अगर कोई छोटा भाई रह रहा है तो आप डेली उसको परेशान करते हो कि छोटू पढ़ाई कर, पढ़ाई ज़रूरी है, यानी कि आप उसकी आप उसको समझाते हो, तो घर वाले बोलेंगे ओ जी ये उसकी निगरानी में है, तो आपकी निगरानी में हुआ, आपकी नज़र में है, तो कस्टडी। जुवेनाइल क्या हो गया कि जो ऐसा किसी बच्चे का केस, बस इतना समझ लो आप। असेंबली यानी लोगों का इकट्ठा होना। पर्जरी यानी ओथ लेते वक्त कोई झूठ बोलना। बर्डन ऑफ प्रूफ, अभी मैंने आपको कहा, आपके ऊपर आपने कोई इशू करा है, ए ने बी को मारा या नहीं मारा, ए ये सबूत करेगा, तो ए पे बर्डन ऑफ प्रूफ है। अप्रॉप्स क्या हो गया, अप्रॉप्स हो गया कि रेलिवेंट, यानी कि जो हकीकत है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था, यानी जो हकीकत है उसमें यह था कि आपने जिस बंदे को भेजा है वो तो वो रेलिवेंट है, इसीलिए हम उसको अपनी जॉब में रख रहे हैं। क्लियर। प्लेंटिफ क्या हो गया, प्लेंटिफ हो गया कि आप कोर्ट में केस लेके जा रहे हो, ए लेके जा रहा है कि भैया बी ने मुझसे पैसे छीन लिए। डिफेंडेंट क्या हो गया, अब बी बेचारा डिफेंडेंट करेगा अपने आप को कि नहीं भैया मैंने पैसे नहीं छीने, बट मुझे इसका पर्स मिल गया था, तो उसमें मैंने जेब खर्चे के लिए रख लिया। कॉटियस क्या हो गया, तो कॉटियस हो गया आप बहुत पोलाइट होना, नरम दिल, बड़े अच्छे मिजाज वाले इंसान होना। क्लियर। रिस्पेक्टफुल होना, दूसरों की इज़्ज़त करना। अगर मैं आपकी इज़्ज़त नहीं करूँगा तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली मुझे इज़्ज़त नहीं मिलेगी। तो कॉटियस होता है दूसरों के साथ इज़्ज़त देना और अपने लिए इज़्ज़त पाना। कॉम्प्लेसेंट क्या हो गया, तो कॉम्प्लेसेंट हो गया कि अब जैसा मैंने ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया, तो मुझे एक मुतमईन हो गया हूँ मैं दिल से कि मैंने आपको वो चीज़ें समझाई हैं जो शायद आपने पहले बड़े
टफ कंसेप्ट से सीखे होंगे। आर यू गेटिंग मी? तो वो होता है जब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाओ और आप चाहते हो कि हाँ जो हो गया है ठीक है। नेक्स्ट, तो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपसे डिस्कस कर दी थी। तो ये हमारा सिलेबस था जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस सिलेबस में ये हमने खुद आईजी क्लास में रहकर मैंने खुद ये सिलेबस तैयार किया है। यानी ऐसा सिलेबस जो जेके एसएसबी में हर एग्जाम में आएगा, नॉट ओनली जेके एसएसबी बट इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, फॉर सीएचएसएल, इवन दो फॉर एमटीएस which the exam is going to be conducted I think in the next week or I think from this week I think, clear? okay, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। तो इसमें हमने ऑलरेडी सेंटेंस करा दिए हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच हो गए हैं, इसके सारे पार्ट ऑफ स्पीच हमने करा दिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, टेंसेस हो गए। तो अब हम आगे वाले जो क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे नरेशन। क्लियर? तो ये नरेशन जो है आपने अगर डायरेक्ट देखा होगा तो कोर्ट के एग्जाम में ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे बिकॉज जो मैंने आपको बताया था ना, 1 मिनट, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो इस सिलेबस में है, जो ये यहाँ पे एटसेट्रा है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। क्लियर? चलिए जी, तो इस सिलेबस के लिहाज से आई होप चीज़ें समझ आएंगी आपको। तो उसके बाद फिर हम लोग सीधा मुड़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, क्लॉज, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इस सिलेबस को ना मैंने ऐसे डिज़ाइन करा है, मैं आपको चीज़ बताऊं कि अगर आप लोग जस्ट आपने 11th पास करी है या 12th पास करी है, आप एलिजिबल हो गए हैं जेकेपी कांस्टेबल के लिए, आपके लिए ये एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स हैं और आपने जूनियर असिस्टेंट को टारगेट कर रहे हैं, या कोई भी जेके एसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम, अगर आपने इंग्लिश को लेकर आप थोड़े से परेशान हैं, तो ये आपके लिए एक ऐसा मंत्र होने वाला है कि जिसमें मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से लेकर चलते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि मैं आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश सिखा दूंगा। क्लियर? दिस इज़ नॉट ओनली टू क्रैक जेके एसएसबी और एनी जॉब एग्जाम, बट इफ़ यू वाना प्रिपेयर फॉर इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, तो आप लोग अगर ये टारगेट कर रहे हैं कि मैं इंग्लिश स्पीक करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, तो दिस सीरीज इज़ गोना बी अ हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा छोटा सा लेक्चर था। तो इसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे। तो आगे आने के लिए आगे नेक्स्ट हमारे ये कोर्सेज अभी लाइव पे हैं, जिसका सिलेबस ऑलरेडी जो 3 अक्टूबर को आउट कर दिया गया है जेके एसएसबी के द्वारा। तो उसमें हम लोग आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करेंगे। जो चीज़ें पहले जो अर्लियर जेके एसएसबी के सिलेबस में नहीं थी, वेदर इट वाज योर जीएस पोर्शन, तो अब हम लोग उसको अच्छे से विस्तार में डिस्कस करेंगे। अगर आपको जिस तरह का मैंने यहाँ पे पढ़ाया है, तो अगर एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में छोटे लेक्चर्स में बड़े कंसेप्ट को ब्रेक करके शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे इन कोर्सेज को परचेज़ करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इन कोर्सेज में। अगर आपको किसी चीज़ के भाई डाउट हो तो हम लोग डाउट सेशन भी लेने के लिए तैयार हैं। क्लियर? सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये लेक्चर डिलीवर करके। और आप लोग अब मुझे कमेंट बॉक्स में इस चीज़ की राय दें। इफ़ यू आर वाचिंग द लेक्चर लाइव तो आप लोग मुझे आंसर दें लाइव में। इफ़ यू आर वाचिंग द लेक्चर एज रिकॉर्डेड तो आप लोग मुझे रिकॉर्ड में आंसर दें कि सर आपके लेक्चर हमें कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।